हेलो। इस पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि पोषण कितने प्रकार का होता है, कौन सा जीव किस प्रकार का पोषण करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सूर्य, यानी कि सूर्य की ऊर्जा। बिना सूर्य की उपस्थिति के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होना असंभव है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक तो पादप अपना भोजन बनाते हैं, दूसरा दूसरा प्राणवायु ऑक्सीजन गैस भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ही निकलती है। तो ये जो दो घटनाएं हैं, इनके लिए सूर्य के प्रकाश का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश के बिना जीवन की कल्पना करना ही असंभव है। आज हम आगे पढ़ेंगे कि क्या सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं या केवल कुछ ही ऐसे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते। ठीक है, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखो, इसने एक क्रियाकलाप दिया है आपकी किताब में, इस प्रैक्टिकल को देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लेने हैं। ठीक है, यानी हमने एक जैसे पेड़ वाले 2 गमले ले लेने हैं। उनको 72 घंटों के लिए एक को हमने रखना है अंधकार में, यानी कि काले डब्बे के अंदर उसे बक्से में रख दो या किसी अंधेरे कमरे में रख दो, और दूसरे को हमने सूर्य के प्रकाश में यानी बाहर, घर के बाहर रख देना है। फिर दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण करना है। देखो, आयोडीन परीक्षण क्या होता है कि जब हम आयोडीन परीक्षण करते हैं तो आयोडीन ये बताता है, इस परीक्षण से हमें ये पता चलता है कि किसी वस्तु में स्टार्च की उपस्थिति, स्टार्च यानी मंड जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, वो उपस्थित है या नहीं। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनता है जो कि मंड के रूप में पत्तियां पेड़ पौधों में सुरक्षित कर लिया जाता है, उसे संचित कर लिया जाता है। तो हम यही देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, अब हमने उसको चेक कर लिया। अब उस गमले को आपने जिसे अंधकार में रखा है 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः उसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण करें। तो अपने प्रेक्षण को नोटबुक में लिखो। तो इसमें क्या होगा, जो पहली वाली कंडीशन है, जब हमने एक गमले को कहाँ रखा है, अंधेरे में रखा है, और दूसरे गमले को हमने रखा है सूर्य के प्रकाश में। तो जब हम आयोडीन परीक्षण करेंगे तो जिस गमले को हमने सूर्य के प्रकाश में दिखा है वो आयोडीन परीक्षण दिखाएगा, यानी कि उसमें आयोडीन की बूंदें उसकी पत्तियों में अगर उसमें डालेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, आपकी नीली हो जाएंगी, नीली काली कलर की हो जाएंगी। लेकिन ये वाला जो है ये आपका आयोडीन परीक्षण नहीं देगा। अब हम क्या करेंगे, इस पौधे को उठा के इसको भी धूप में रख देंगे 3-4 दिनों के लिए, और उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो फिर ये क्या करेगा, ये जो पौधा हमने पहले अंधेरे में रखा था वो फिर से आयोडीन परीक्षण दे देगा। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत आवश्यक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं, अर्थात उसे ढक लेते हैं। देखो, जो हम देखते हैं कि अपने आसपास हमें कई हरी पत्तियाँ नहीं होती, किसी की लाल लाल कलर की पत्तियाँ भी होती हैं या हल्की येलोविश कलर की पत्तियाँ भी होती हैं। ठीक है, तो ये जो इनमें क्या होता है, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन उनमें जो लाल वर्णक होते हैं, जिसके कारण वो लाल कलर की हैं, वो क्या करते हैं, उसको क्लोरोफिल को छुपा देते हैं। तो इस प्रकार से इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अब देखो, आपने गीली दीवार, जहाँ आपकी दीवार में सीलन होती है, या तालाब के किनारे, नदियों के किनारे आपने हरा हरा देखा होगा। ठीक है, हरी हरी, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में काई कहते हो, या जिसमें ऐसे पैर पड़ता है और फिसल जाते हैं हम। तो वो जो काई है, वो काई उसे हम कहते हैं, उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे शैवाल। वो एक प्रकार के पादप होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, शैवाल, और इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं शैवाल और इंग्लिश में बोला जाता है एल्गी। ये देखो, कुछ पत्तियां क्या होती हैं आपकी, मैंने बताया ना अभी कि कुछ पत्तियां आपकी हरे रंग की नहीं होती, लेकिन फिर भी वो क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती हैं। ये देखो, ऐसी पत्तियां आपने सबने देखी होगी अपने आसपास। तो ये भी क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है, तो ये पादपों में खाद्य का संश्लेषण हमने पढ़ लिया। इसको देख लेते हैं एक बार, ये क्या कह रहा है, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कैसे होता है। देखो, ये कह रहा है कि अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा, पेन ले ले, ओफो क्या,
सॉरी बच्चों, थोड़ा सा वो कंप्यूटर, ये मशीन ऐसी ही होती है। हाँ ओके, अब स्टार्ट करते हैं। पेन, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप किसका कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। अभी हमने आयोडीन परीक्षण किया था तो उससे हमें पता चल गया था कि प्रकाश संश्लेषण में वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटक के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। ठीक है, पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है। अब जो दालें होती है हमारी, दालों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन जो है वो आपका, उसमें प्रोटीन में आपका क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, एक प्रकार से नाइट्रोजन के अणु ऐसे मिलते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन में आपका नाइट्रोजन होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है वो पेड़ पौधों में कैसे आई कि उसने उन्हें दालों के रूप में या प्रोटीन के रूप में कहते हैं संचित कर दिया। अब देखो इसमें आगे क्या है, याद कीजिए वायु में नाइट्रोजनीय गैसीय अवस्था में पाई जाती है। देखो वायु में क्या होती है, नाइट्रोजन आपकी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। 78% क्या है, आपकी नाइट्रोजन है। ठीक है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे ले लेते हैं पेड़ पौधे, लेकिन वो इस प्रकार से नाइट्रोजन को नहीं ले सकते। तो कैसे लेते हैं, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। देखो मिट्टी में जो नेचर है उसने हर चीज़ का प्रबंध कर रखा है। तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे जो दाल वाली पौधे हैं, अगर आपने उनको उखाड़ा होगा तो उनके उसमें क्या होती है, ऐसी गांठें पाई जाती हैं जड़ों में। तो इन जड़ों में एक जीवाणु रहता है जिसका नाम है आपका राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। ठीक है, तो ये जो राइजोबियम नामक जीवाणु है ये क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसे नाइट्रेट में बदल देता है और मिट्टी में मिक्स कर देता है। ठीक है, फिर वो मिट्टी में आ गया नाइट्रेट, तो नाइट्रेट के रूप में पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं और फिर उसे भोजन के रूप में संचित कर देते हैं। ठीक है, संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेत में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की हाँ कहाँ गया, नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य में अन्य संगठन जैसे कि प्रोटीन व वसा का संश्लेषण भी करते हैं। ठीक है, इसलिए दाल खाने से आपको मिलता है, प्रोटीन मिलता है। क्यों, क्योंकि दाल वाला जो पौधा होता है उसकी जड़ों में क्या पाया, फिर गायब हो गया। हाँ, दाल वाले पौधे में क्या होता है, उसकी जड़ों में पाया जाता है आपका दाल वाले जो पौधे हैं उनकी जड़ों में ऐसे गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, आपका राइजोबियम। फिर से बता देते हैं एक बार, राइजोबियम। और ये राइजोबियम क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देता है, जिसे फिर पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और फिर उसको जैसे कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं उसी प्रकार प्रोटीन का भी संचय कर देते हैं। ठीक है, अब देखो पादपों में पोषण की कुछ अन्य विधियां भी होती है। अभी तो हमने पढ़ा कि सभी पादप क्या थे, क्या है, आपके स्वपोषी हैं। लेकिन कुछ ऐसे पादप भी हैं जो पेड़ तो हैं, पादप की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वो क्या है, आपके विषम पोषी है, यानी वो भोजन के लिए किसी और पे निर्भर करते हैं। अब देखो कौन से ऐसे पौधे हैं, ये देखो इसमें आप ये चित्र देख रहे होंगे। ठीक है, ये आपने आसपास देखा होगा, ऐसा पेड़ होता है और उसमें एक ऐसी बेल जैसी लगी होती है, पूरे पूरे पेड़ को उसने घेर लिया होता है। ठीक है, ऐसी येलो येलो टाइप की, जिसे हम अमर बेल भी कहते हैं। ठीक है, ये जो बेल क्या करती है, ये खुद तो पीली पीली होती है, येलो येलो कलर की होती है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाती। ये क्या करती है, जिस किसी भी हरे पेड़ में ऐसे लिपट जाएगी और जो ये हरा पेड़ भोजन बना रहा होगा उस भोजन को क्या कर लेती है, ये अपना खा लेती है। ठीक है, तो ये भोजन के लिए किस में निर्भर है, इस हरे पेड़ पे निर्भर है। तो ऐसे जो पेड़ होते हैं, ऐसे जो पादप होते हैं, उन्हें हम कहते हैं परजीवी। देखो ये लिखा भी हुआ है, इसको पढ़ते हैं हम। मनुष्य तथा अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर होते हैं। वे विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये चित्र मैंने अभी आपको दिखाया था। एक वृक्ष के तने और शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचनाएं दिखी हैं। ये अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित होते हैं, यानी जिस पर वो लिपटे हुए होते हैं। और ये पादप क्या कहलाते हैं, आपके परपोषी कहलाते हैं। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित रखते हैं, इसीलिए इन्हें परजीवी कहा जाता है।
अब ये क्या करते हैं, जिस पादप में लगते हैं उसको, ठीक है, उसमें से क्या करते हैं ये लोग खा लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, परजीवी या परपोषी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे पेड़ का भोजन खा लेते हैं। पेड़ अपने लिए भोजन बनाता है और ये उस पर लिपट कर उसके भोजन को खा लेते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इन्हें, हम क्या कहते हैं ऐसे अमरबिल को परजीवी कहते हैं। ठीक है, फिर है आगे आपका अब कह रहा है ये क्या हम अन्य जंतु, अब कह रहे हैं क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं, आपको इस पर विचार करना होगा। देखो जो खटमल, मच्छर, जू, जोंक जैसे होते हैं वो होते हैं परजीवी। मच्छर क्या होता है, खाना खा पी के हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, फिर उसको हमारी बॉडी में पूरी प्रोसेस होती है और वो खून में बदलता है, और मच्छर आपके बने बनाए खून को चूस जाता है। वैसे ही जोंक भी करता है, खटमल भी करते हैं, जू भी करते हैं। तो ये सब क्या है, परजीवी, यानी ये दूसरे के पोषण को अपना भोजन बना लेते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आपके परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है या उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा लेते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं, इन्हें घड़े के समान दिखाई देते हैं, इनकी देने वाली संरचना। देखो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो क्या करते हैं, कीड़ों को खाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जो पौधे होते हैं उन्हें हम कीटभक्षी पौधे कहते हैं। देखो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। घड़े के समान संरचना वाली, वास्तव में उसकी पत्तियां रूपांतरित, ये देखो ये है, ये आपको पेड़ दिख रहा है, इसमें जो इसकी पत्तियां क्या होती हैं, ये ऐसे घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, और जैसे इसके अंदर कोई कीड़ा आता है वो क्या करती है, इसको बंद कर देती हैं और उसको खा जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो जीव है वो भी आपकी क्या है, परभक्षी, इन्हें कहते हैं परभक्षी। अब देखो, ये घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों को भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। इसके उदाहरण है आपके वीनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू कीटभक्षी। ठीक है, दो नाम याद रखना, वीनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू कीटभक्षी। ठीक, ये ठीक है। ये अब देखो मृतजीवी क्या होते हैं। देखो मृतजीवी जो है आपका दो शब्द से मिलकर बना है, मृत प्लस जीवी, यानी ऐसे जीव जो कि किसी मृत चीज़ों यानी मरी हुई चीज़ों पे उग रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, मृत जीवी। तो आपने अपने देखा होगा वो कौवे की छतरी हो जाती है ना बारिश में, ठीक है, इस प्रकार की, ऐसी ये ऐसी सी, ठीक है, ऐसी ऐसी वाइट वाइट कलर की, हल्की येलो येलो कलर की, तो वो जो है वो आपके मृतजीवी कहलाते हैं। आपने देखा होगा ये जो मृतजीवी होते हैं, या जिन्हें इसमें से कुछ खाने वाले भी होते हैं और कुछ जहरीले भी होते हैं। तो जो मार्केट में मिलते हैं आपको, जिनको आप मशरूम के नाम से जानते हैं, वो खाने वाले होते हैं, और जो ऐसे ही आपके आसपास लगे होते हैं वो पेड़ की छालों में, या कहीं पे आपने लकड़ी कोई सड़ी गली होगी बरसात के टाइम पे, वहाँ पे जो उगाते हैं वो जहरीले होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये ऐसे वाले देखे होंगे आपने। ठीक है, तो ये हो गया आपके मृतजीवी। अब इसमें आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि अपने घर में एक रोटी का टुकड़ा लेना, उसको हल्का सा उसमें से पानी के छींटे मार के उसको रख देना कहीं पे, ठीक है, किसी नमी वाली जगह पे रख देना, तो आप देखोगे उसमें धीरे धीरे करके वो कुछ इस प्रकार का ऐसा पदार्थ हो जाएगा उसमें। ठीक है, ये ऐसा वाला, तो ये जो आपको दिखेगा, ये इसे हम कहते हैं कवक या फंजाई। इंग्लिश में कहते हैं फंजाई, हिंदी में बोलते हैं कवक। ये क्या करते हैं, यह जीव कवक या भोजन कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने जो मशरूम वगैरह देखे होंगे, या आप देखना कहाँ कहाँ होंगे, आप नोटिस करना अपने घर के आसपास कि ये जहाँ पे आपकी सड़ी गली वस्तु होंगी, कोई लकड़ी होगी वो सड़ रही होगी, कोई पेड़ की जड़ होगी जो सड़ रही होगी वहाँ पे, या आपके जो गोबर ओबर जहाँ डालते हो ना, आप पर्स वर्स बोलते हो, जैसे गोबर डालते हो जहाँ पे गाय का, वहाँ पे देखना वहाँ पे होगा। या पिरूल अगर आपका ख़राब हो रखा होगा उसके ऊपर इस प्रकार की चीज़ें क्या होती हैं, ये ऐसी, ये कुकुरमुत्ता, इन, ठीक है, मशरूम, इन्हें हम कवक कहते हैं। ये चीज़ें, ये
उग जाती हैं। तो ये क्या कर रही है, जो लकड़ी वकड़ी है, जो सूखी लकड़ी गीली गीली किसी वो मर गई है, तो उससे अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं ये। ठीक है, ये कह भी रहा है कि जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, मृतजीवी कहते हैं। और मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आपका कवक, अचार, चमड़े, कपड़े वो अन्य पदार्थों पर उगता है, मैंने बताया था। ये उन स्थानों में उगते हैं जहाँ नम हो, उष्ण हो, बताया था ना भी, जहाँ गीली गीली हो और थोड़ी सी वहाँ गर्मी भी हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु अच्छी होती है, अभी बता दिया था आपको। वर्षा ऋतु के दौरान आप अपने आसपास क्या करोगे, ढेर सारे कवक देते हो जिन्हें आप कौवे की छतरी बोलते हो अपनी लोकल लैंग्वेज में। ठीक। अब ये जो कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित कवक के जो बीजाणु होते हैं वो वायु में उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे किसी जैव पदार्थ या उत्पाद पर गिरते हैं वहाँ पे, और वो वहाँ पे क्या हो, नमी हो और उष्ण हो, नमी हो और हल्की हल्की गर्मी हो, तो वे वहाँ पे अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक को जन्म देते हैं। कई बार देखा होगा आपने कि आपकी पुरानी पुरानी अलमारी होती है, उसमें आप कुछ बुक्स वगैरह रखे रहते हो, तो अगर बुक्स में नमी हो जाएगी, यहाँ पे सीलन हो और वहाँ पे गर्मी हो, तो वो क्या होती है, बुक्स ऐसे सड़ जैसी जाती है, उसमें से हरा 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 लग जाता है पूरा। तो वो जो ग्रीन 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 आपको दिख रहा है, ऐसे ग्रीन, ऐसे धूल धूल टाइप का, जैसे ये चित्र में दिखाया है, वो क्या है आपका, ये सब आपका कवक है। ठीक है, जिसमें आप कहते हो कि ख़राब हो गया, फफूंदी लग गई, जिसे आप बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज, फफूंदी लग गई, तो वो सब आपका क्या है, कवक है। क्या कहलाते हैं, कवक। ठीक है, तो ये हो गया आपका शैवाल और कवक। अब हम आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर इसमें से आपसे कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। ओके, थैंक यू क्लास।